नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका जो है उत्तराखंड टेट के लिए जो आपको 24 तारीख को है, उसके लिए आपका जो है इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके पेपर तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रश्न मैं करा सकता हूँ, वह कराऊँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कॉम्बाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस कॉम्बाइन टू फॉर्म क्लॉजेज एंड क्लॉजेज जॉइन टू मेक सेंटेंसेस इज नोन एज। यानी जब क्या होते हैं आपके वर्ड जो है दो वर्डों को मिला करके एक फ्रेज बनता है, ठीक है। दो शब्दों को मिला करके एक फ्रेज बनता है, फ्रेजों को मिला करके क्या बनता है आपका क्लॉज बनते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि सपोज दो वर्डों को मिला करके क्या बनता है। तो दो शब्दों को अगर मिलाएंगे हम इंग्लिश में तो फ्रेज बनता है, दो फ्रेजों को मिलाएंगे तो क्लॉज बनता है, ठीक है। और दो क्लॉजों को मिलाएंगे तो वह क्या बन जाता है, एक पूरा सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। वर्ल्ड प्लस वर्ल्ड मिलाया तो क्या बन गया आपका, क्लॉज बन गया। क्लॉज प्लस क्लॉज बनाया तो क्या बन गया आपका, वर्ल्ड प्लस वर्ल्ड बनाया तो आपका फ्रेज बन गया, ठीक है। फ्रेज और फ्रेज मिलाया तो क्लॉज बन गया, और क्लॉज और क्लॉज मिलाया तो आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब आपका बोल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, जब हम वर्ल्ड फ्रेज क्लॉज सभी को मिलाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं, कोलोकेशन बोलते हैं, कोलोकॉइल बोलते हैं, या फिर सिमेंटिक्स बोलते हैं, ठीक है। कोलोकॉइल और कोलोकेशन आपका अलग चीज़ होती है, और सिंटैक्स और सिमेंटिक्स इन दोनों में आपका प्रश्न पूछा जाता है। सिंटैक्स क्या होता है आपका, अगर आप किसी शब्द अगर किसी सेंटेंस को लिखते हो, यानी किसी आप एक वाक्य को लिख रहे हो तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, वह हमें क्या बताता है, आपका सिंटैक्स बताता है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि जब हम वर्ड को बनाएंगे, आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस प्रकार से आपका जो है एक सिंटैक्स बनेगा, तो तभी हमारा क्या है, सेंटेंस भी बनेगा। तो उस को हम क्या बोलेंगे, आपका बोलेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज नोन एज सिंटैक्स। और सिमेंटिक्स क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सिमेंटिक्स यानी जो मीनिंग बताता है किसी भी शब्द की, अंग्रेजी में कोई भी अगर वाक्य है उसका क्या है, मीनिंग बताता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सिमेंटिक्स बोलते हैं, ठीक है। होप दैट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये इस पे आपको प्रश्न पूछा ही जाता है सिंटैक्स और सिमेंटिक्स पे। सिंटैक्स जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बताता है हमको, और सिमेंटिक्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। चलिए अगला देखते हैं अब हम। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ डैश कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये तो आपको पता होगा इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड बोल रहा है, ठीक है। आप ये मत सोचना जो आपको वोवल्स और जो आपका कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। और 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन ये वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपका कॉन्सोनेंट की साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड अलग चीज़ होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 23 कॉन्सोनेंट साउंड आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, ठीक है। जहाँ पे भी इंग्लिश क्या है हमारी, इंग्लिश हमारी क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश हमारी क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर एक प्रश्न, इससे दो प्रश्न बनते हैं, ये आपका सीटेट में भी कई बार पूछा गया आपका प्रश्न कि एनसीएफ 2005 ने कहा था कि इंग्लिश क्या है हमारे भारत में, अगर बहुभाषिक देश आएगा तो क्या हो जाएगी, एक ग्लोबल लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा यहाँ पे मल्टीलिंगुअल कंट्री अगर ना हो और केवल पूछा जाए कि इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन कंट्री, तो तब हमारी इंग्लिश क्या है, हमारी एसोसिएट लैंग्वेज है, ठीक है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हमारी इंग्लिश है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री आ गया तो तब आ जाएगा आपका कि इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला क्या कह रहा है, अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यूज ऑन सेफ इन्वायरमेंट। एक टीचर ने जो है क्लास को क्या है, छोटे छोटे ग्रुपों में बांटा और बच्चों से पूछा कि
कैसे वो अपने पर्यावरण को क्या है सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर फ्री टू प्लान एंड प्रेजेंट देयर चॉइस एंड क्रिएटिविटी। द टीचर इज अ फैसिलिटेटिंग दैम एज व्हेन दे रिक्वायर्ड, यानी टीचर उनकी मदद कर रहा है जब उनको चाहिए होती है। ठीक है, विच अप्रोच मेथड इज द फॉलोइंग इन द क्लास, यानी टीचर कौन सा मेथड यूज कर रहा है। टीचर ने क्या है बच्चों को क्या है ग्रुपों में बांटा है और एक उसने टॉपिक दे दिया कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, और बच्चे जो है वो फ्री हैं कि वह कुछ भी एक्टिविटी के द्वारा बता सकते हैं अपने जो व्यूज़ हैं। और टीचर क्या है फैसिलिटेटिंग के रूप में काम कर रहा है, जहाँ पे बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ी टीचर की, टीचर उनकी मदद कर रहा है। तो इस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अप्रोच बोलेंगे, नेचुरल अप्रोच बोलेंगे, डायरेक्टिव बोलेंगे, या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से चलेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक भी नहीं है। डिडक्टिव क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव वो मेथड होता है जिसमें हम बच्चे को सबसे पहले क्या है उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तब नियम की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल से रूल की ओर चलते हैं इंडक्टिव में। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव यानी निगमन में सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, रूल बताए जाते हैं, तब उसके बाद एग्जाम्पल की ओर जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। हिंदी पेडागोजी में भी आपको पढ़ाया है आगमन और निगमन विधि। आगमन किसे बोलते हैं हम, आगमन, आगमन विधि जो होता है वह इंडक्टिव मेथड होता है, और निगमन विधि आपका क्या होता है, आपका डिडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, तो आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड में हम एग्जाम्पल से रूल की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, और डिडक्टिव यानी निगमन जो मेथड है उसमें क्या है हम नियम से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, ये तो आपका गलत हो गया, नेचुरल भी गलत हो गया। डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव यानी सबसे पहले हमने बच्चे को क्या रूल पढ़ाया और तब एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं, नियम से उदाहरण की ओर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एक ऐसी कक्षा है जहाँ पे कि टीचर जो है वो क्या है बच्चों की मदद खुद कर रहा है और बच्चे भी क्या है फ्री हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इसके, इसे बोले हम कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। A teacher of class 4th brought some interesting books and distributed them among the students. Then she said, "To 2 days, let's have fun and read these books for our pleasure. This reading is called." ठीक है, यानी ये क्या बोल रहा है आपका, एक टीचर ऑफ क्लास 4th brought some interesting book and distributed them among the school। जो एक क्लास 4th का टीचर है उसने क्या है कुछ किताबें लाया और उसने क्या है बच्चों को बांट दी। देन शी सेज दैट 2 days लेट्स हैव फन एंड रीड दिस बुक, कि इन बुकों को पढ़ो, केवल किसके लिए, फ़न के लिए, यानी मस्ती मजाक में फ़न के लिए इन बुकों को पढ़ो। ठीक है, ताकि क्या है प्लेजर मिल सके। ठीक है, तो इस टाइप की जो पठन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, या फिर प्री रीडिंग। ठीक है, तो पोस्ट यानी बाद में जो रीडिंग होती है, पोस्ट रीडिंग, प्री रीडिंग, प्री यानी पहले और पोस्ट यानी पाठ के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, पोस्ट रीडिंग जो हो जाएगा वो क्या गलत हो जाएगा। इंटेंसिव मतलब डीप में पढ़ना, जब इंटेंसिव मतलब आप डीप में भी नहीं पढ़ रहे हो, एक्सटेंसिव मतलब केवल ऊपर ऊपर पढ़ना, ये भी नहीं है। इसका हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका प्री रीडिंग हो जाएगा, प्री रीडिंग इसे हम कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा प्री रीडिंग। ठीक है, अगला देखते हैं हम। A 2.5-year-old child picks up his siblings' books and look at the picture and tells a story. The child is, ठीक है, यानी एक 2.5 साल का बच्चा जो है उसने क्या है अपने भाई की, जब भाई बहन की किताब उठाई और उसके पिक्चर देखी उसने, और फिर क्या है उससे स्टोरी बनाने लगा, खुद स्टोरी बनाने लगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि चाइल्ड क्या है, एमर्जेंट स्टूडेंट है, एमर्जेंट रीडर है, एमर्जेंट स्टोरी राइटर है, या फिर एमर्जेंट राइटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका बच्चा जो है वह क्या है एमर्जेंट स्टोरी राइटर है, स्टोरी राइटर है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं अब हम। A teacher of class 3rd finds that some students understand the concept more clearly when she explains them orally. Their learning style is, यानी एक शिक्षक ने देखा कि जो बच्चे जो हैं वह कॉन्सेप्ट को इजीली लर्न कर देते हैं जब वह क्या है उनको ओरली पढ़ाती है। ठीक है, तो उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, विजुअल है, काइनेस्थेटिक है, एस्थेटिक है, या फिर ऑडिटरी है।
तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? काइनेस्थेटिक यानी जब हम बॉडी से रिलेटेड करते हैं, नहीं, ये रीडिंग नहीं, एस्थेटिक भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा विजुअल। ठीक है, यानी वह क्या है, बच्चे जो होते हैं कॉन्सेप्ट को ईजिली इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वह उनको क्या है, विजुअल तरीके से पढ़ाती है। यानी उसने विजुअल यानी देख करके कुछ लर्निंग मटेरियल जो हो गए विजुअल तरीके से लाती है, सब वो चार्ट ला गई, शिक्षिका जो है चार्ट ला गई क्लास में। तो इस प्रकार से बच्चे जो है वो क्या है, आसानी से उन चीज़ों को क्या है, सीख जाते हैं। ठीक है, और उनको क्या है वो एक्सप्लेन भी करती है फिर ओरली। ठीक है, तो ये आपकी टीचिंग लर्निंग स्टाइल किस में आता है? आपका विजुअल में आता है। चलिए अगला देखते हैं अब आपका। A teacher asks the students to read the text for information and create their own interpretation beyond the literal level. Which सब स्किल इज शी प्रैक्टिसिंग इन द क्लास? यानी एक टीचर जो है उसने बच्चों को जो है टेक्स्ट पढ़ने के लिए बोला और फिर क्या है, क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन, और खुद अपना खुद बनाओ, मतलब बच्चों को कहा कि क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरेट लेवल। कौन सी सब स्किल वो प्रैक्टिस करवा रही है? प्रेडिक्टिंग करा रही है, इन्फरिंग करा रही है, समराइजिंग करा रही है, या फिर पैराफ्रेजिंग कर रही है? तो वह क्या है, बच्चों को क्या है, समराइजिंग स्किल सिखा रही है, यानी समराइज करवा रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरी यानी कहानी सुनाना और कहानी जो बुलवाना बच्चों से एक अच्छा होता है। क्यों होता है अच्छा, ये आपसे पूछा गया है। यूज़ मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न दैम। यानी अगर हम बच्चे जो होते हैं कहानी उनको सुनाएंगे या फिर उनके कहानी सुनते हैं उनसे, तो क्या हो जाएगा, वह ग्रामर के स्ट्रक्चर को आसानी से याद कर पाएंगे, उनको ग्रामर का स्ट्रक्चर आसानी से याद हो जाएगा और उनको, ठीक है। प्रेजेंट लैंग्वेज एज होल, भाषा को होल की तरह पढ़ना, नहीं पूरी भाषा पढ़ जाती है, नहीं। हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, यानी अनुशासन बनाना कक्षा में, नहीं। हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह क्या है, कविता अगर बोलते हैं या फिर सुनते हैं तो इससे क्या हो जाता है, वह पूरी भाषा के जो है ग्रामर को भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या है, बच्चों से, छोटे बच्चों से क्या है, कविता सुनवाते हैं या फिर उन्हें क्या है, कहलवाते हैं हम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट woodcutter, the teacher started a discussion with the students on honesty. What is the teacher trying to achieve with this activity? ठीक है, यानी एक कहानी जो है पढ़ाने से पहले टीचर ने जो है बताया कि ऑनेस्टी क्या होती है। ठीक है, तो वह कौन सा एक्टिविटी अचीव कर रही है? एक्टिवेट स्टूडेंट स्किल, जो बच्चों की स्किल उसको एक्टिवेट करा रही है। एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, मतलब उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ रही है। एक्सेस स्टूडेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूज, यानी बच्चों का कहाँ तक भाषा आई है उसका क्या है, वो कर रही है, अनुभव कर रही है। या फिर एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन, बच्चों का जो है अटेंशन एक्टिवेट करने के लिए वह क्या है, उनसे क्या है, ऑनेस्टी के बारे में पूछ रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका स्टूडेंट स्किल नहीं हो जाएगा और फोर्थ भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक जो है वह क्या है, बच्चों के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रही है, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी, उसने पूछा कि ऑनेस्टी क्या होती है, यानी अगर बच्चे को पता हो तो बता देगा, उसने पहले पढ़ा होगा कि ऑनेस्टी क्या होती है, तो वो क्या है उसका जवाब दे देगा और फिर क्या है, वह कहानी पढ़ाएगी बच्चों को, क्या है, द ऑनेस्ट वुड कटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम। अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल। ठीक है, द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। सी इज़, यानी एक जो टीचर है उसकी कक्षा में एक नए एडमिशन में एक बच्चा आया है, उसने देखा कि वह क्या है, 4 भाषाओं को आसानी तरीके से बोल जाती है लेकिन इंग्लिश को नहीं बोल पाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका बाईलिंगुअल कहेंगे। बच्चा जो है बाईलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है, लिंग्विस्ट है, या फिर मोनोलिंगुअल है। मोनोलिंगुअल यानी केवल बच्चे को क्या है, एक ही भाषा पता है, तो मोनोलिंगुअल तो नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्टीलिंगुअल यानी, मल्टीलिंगुअल क्या होता है आपका, मल्टीलिंगुअल होता है आपका, सॉरी पहले हम बाईलिंगुअल देखते हैं। बाईलिंगुअल यानी 2 भाषा, तो 2 भाषा से अधिक, क्योंकि वो क्या है 4 लैंग्वेजेस बोल पाती है। बाईलिंगुअल भी गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुभाषिकता, क्योंकि
दो से अधिक भाषा को हम क्या बोलते हैं? बहुभाषिकता बोलते हैं। एक भाषा पता होती है उसे तो मोनोलिंगुअल कहते हैं, दो भाषा पता होती है तो बाइलिंगुअल कहते हैं, और अगर दो से अधिक भाषा होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टीलिंगुअल। तो बच्चा क्या है आपका? मल्टीलिंगुअल है। अगला देखते हैं अब हम। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ while reading a chapter finds some difficult and unfamiliar words and is not able to get the meaning of those words he should। यानी एक बच्चा जो है क्लास 5 में पढ़ रहा है, उसने एक चैप्टर पढ़ा और उसको क्या है, कुछ डिफ़िकल्ट शब्द उसमें नज़र आए और वह उनकी मीनिंग नहीं जान पा रहा है, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? ठीक है? पहला कह रहा है इग्नोर और स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग। यानी उसे अगर जो शब्द समझ में नहीं आया उसको इग्नोर करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है बच्चे को। गेस द मीनिंग इन द कॉन्टेक्ट, यानी कंटेंट। गेस द मीनिंग इन द कंटेंट, यानी बच्चे को जो है मीनिंग को गेस करना है कि इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है? सही लग रहा है आपका? आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, यानी अपने सहपाठी को हर टाइम मदद करे बोलना। हर टाइम नहीं बोलना है मदद के लिए। ठीक है? आस्क द टीचर। ठीक है? तो यहाँ पे है आस्क द टीचर। ठीक है? शिक्षक से पूछना, ये भी उतना सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा कि गेस द मीनिंग इन द कंटेंट, यानी बच्चे को खुद गेस करना है। अगर क्या है, हर बार अगर उसे शब्द नहीं आया तो वह क्या है, गेस कर सकता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं अब हम। A teacher of class फिफ्थ विशेष टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिलेबस। यानी एक जो शिक्षक है उसे क्या है, क्लास 5 का शिक्षक है, उसे क्या है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर पढ़ाना है सिलेबस से। तो वह क्या करेगा? ठीक है? शी वुड क्या करेगी वो? नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी बच्चों को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ाएगी नहीं, गलत हो जाएगा। फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर, यानी वह फोकस करेगी केवल किस पे? सुनना और बोलना पर। सुनना और बोलना प्रैक्टिस पर इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर पर ज़्यादा फोकस ना करके वह बच्चों से क्या है, उनसे बुलवाएगी और सुनवाएगी, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग करेगी बिल्कुल। यूज़ ऑफ ग्रामर गेम विद फोकस ऑन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जहाँ पे आपका ग्रामर आ जाएगा ना कि हमें बच्चों को क्या है, व्याकरण पढ़ाना है, वो गलत हो जाएगा। हिंदी पेडागॉजी में आपको पूछा जाता है कि व्याकरण के नियम कंठस्थ करवाना या फिर व्याकरण के नियम ज्ञात करना, तो ये जहाँ पे भी आ जाएगा आपका ग्रामर के लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। व्याकरण गलत हो जाएगा। आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज द रूल, यानी बच्चों को क्या है, उस रूल को याद रखने के लिए कहना। याद रटा नहीं मरवाना है बच्चे से, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा कि आप क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, बच्चे की जो है लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स पे प्रैक्टिस करवाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, उसको ग्रामर पढ़ाओगे। ठीक है? आपने 4 स्किल पढ़ी होगी, जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन सी 4 स्किल होती हैं। LSR W। ठीक है? 4 आपकी स्किल्स भाषा को सीखने के लिए होती हैं। LSRW। LSRW। एल का मतलब होता है लिसनिंग। एल का मतलब होता है लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनना। एस का मतलब होता है स्पीकिंग। आर का मतलब होता है रीडिंग। और डब्लू का मतलब होता है राइटिंग। ये 4 आपकी जो है स्किल पाई जाती हैं आपकी। ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका। LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, 4 आपके भाषा के कौशल होते हैं, स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। ठीक है? इसे हम हिंदी में अगर याद करेंगे, क्योंकि हिंदी पेडागॉजी में भी सेम यही पूछा जाता है, तो इसे हम बोलेंगे आपका सु, बो, प, ली। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में हो गया LSRW और हिंदी में हो गया सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबोपोली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है? इसमें से एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका जो है रिसेप्टिव स्किल्स कौन-सी है? यानी जिससे आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है? तो रिसेप्टिव स्किल जो होती है वह क्या होती है आपकी? सुनना और जो आपको पढ़ना होता है। जब आप सुनते हो या फिर पढ़ते हो, आप क्या है, ग्रहण कर रहे हो। हिंदी में इसे हम बोलेंगे आपका ग्रहणात्मक कौशल और इंग्लिश में बोलेंगे आपका रिसेप्टिव स्किल। ठीक है? ये भी आपको कई बार आपका प्रश्न पूछा जाता है कि सुनना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपका। ठीक है? यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने आपको बोला आपके 4 कौशल पाए जाते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और
LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसमें से ये आपका इसका क्रम होता है, ठीक है। LSRW, इसे हिंदी में आप क्या बोलोगे? सु, बो, प, ली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले आपका मैंने बोला L, और जो ये R होता है, ये क्या होता है आपके? ये होता है आपका रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। यानी इसे हम हिंदी में बोलेंगे ग्रहणात्मक कौशल, यानी इसमें हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? ग्रहणात्मक कौशल हुआ। जब आप जो क्या है सुनते हो किसी को या फिर कुछ पढ़ते हो, तो आप क्या कर रहे हो? कुछ रिसीव कर रहे हो, कुछ ग्रहण कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? ग्रहणात्मक कौशल। और एक होता है आपका, ये दो बचे बाकी आपका, बोलना और लिखना। बोलना और लिखना, इसे हम आपका बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल। बोलना और लिखना को हम क्या बोलते हैं आपका? प्रोडक्टिव स्किल, यानी इसमें हम कुछ क्या है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैंने बताया आपको, मतलब जो आपका बोलना है और लिखना है, जब आप बोलते हो तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव स्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणात्मक कौशल और प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल तो ये आपका ग्रहणात्मक कौशल हो गया। प्रोडक्टिव स्किल सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। बोलना और लिखना जो है प्रोडक्टिव स्किल है, यानी इसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखिएगा इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल आपका गठनात्मक कौशल होता है, और प्रोडक्टिव स्किल आपका क्या होता है? आपका ये आपका ग्रहणात्मक कौशल, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करना इसे क्या बोलते हैं हम, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये हो गया आपका 148वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, हेल्प्स अ चिल्ड्रन टू। आपका नोम चॉम्स्की जो थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो बच्चा जो है उसमें भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी उसके मस्तिष्क में एक ऐसा डिवाइस रहता है, ठीक है। ये उन्होंने अनुमान लगाया केवल कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है उसमें क्या है, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे वह क्या है भाषा को अपने आप ही अर्जित कर सकता है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये है, और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। तो यह क्या करता है आपका? कम्युनिकेट एक्टिवली इन द सेकंड लैंग्वेज, यानी बच्चा क्या है दूसरी भाषा को सीखता है तो उस टाइम उसकी मदद करती है। या फिर जनरेट ग्रामर रूल्स, ग्रामर के नियम, मैंने बोला जहीं पे गलत हो जाएगा। इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट्स, इमिटेट यानी दोहराना नहीं। लर्न सेकंड लैंग्वेज इजीली, सेकंड लैंग्वेज को जो है इजीली नहीं, सेकंड लैंग्वेज नहीं, इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन कि कम्युनिकेट एक्टिवली इन द सेकंड लैंग्वेज, कम्युनिकेट एक्टिवली इन द सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। जब हम सेकंड लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा, सपोज आपको हिंदी आती है, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आपके क्या है दिमाग में एक यंत्र है जिसके द्वारा आप अपने आप ही इंग्लिश को ग्रहण कर पाओगे और बोल पाओगे, उसको भाषा को अर्जन कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको सही कथन बताना है। पहला कह रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज़ देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी आस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश, यानी इंग्लिश को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज अगर जिसकी इंग्लिश नहीं है तो उसे क्या है डिफ़िकल्टी होगी, नहीं, ये गलत है आपका। एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन एवरी डे, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप उसको शब्द शब्द याद करने के लिए दोगे, ये भी गलत है आपका, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, children come to school with a treasure of experience and their mother tongue acts like a resource in learning English। बिल्कुल ये आपका सही कह रहा है कि बच्चे जब भी स्कूल आते हैं तो वह क्या एक्सपर्ट रहते हैं किसमें? अपनी मातृभाषा में, ठीक है। और जो उनकी मातृभाषा होती है वह एक रिसोर्स का काम करती है कि उससे क्या है वो इंग्लिश सीख पाएँ, ठीक है। सपोज आपकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। आप एक कक्षा में गए, सपोज आप
आईसीएसई बोर्ड में गए, तो वहाँ क्या हुआ, आपने देखा कि बच्चे क्या है इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो क्या होगी, अगर आप 1-2 शब्द आप इंग्लिश के सीखोगे, किस प्रकार से आप हिंदी बोलोगे सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले हिंदी ही आपकी मदद करेगी इंग्लिश को सीखने में, ठीक है? तो वही यहाँ पे कहा गया है कि चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है? ये आपका सही है। चौथा भी देखेंगे हम, चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश, यानी बच्चे की, अगर जो बच्चे की पहली भाषा उसकी मातृभाषा ही होती है, वह क्या है एक बाधक बन के आती है अगर वो इंग्लिश पढ़ रहा है गलत। मातृभाषा क्या हो जाएगी, एक रिसोर्स का काम करेगी। इसीलिए एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 ने भी कहा है कि हमें बच्चे को क्या है उसकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले उसकी मातृभाषा ही बच्चे के काम आती है और वह उससे क्या है डे टू डे उससे वाकिफ़ भी रहता है, ठीक है? क्योंकि उसे वो उसके परिवार में उसके उसने अपने आप सीखी है वो मातृभाषा, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको क्लास? ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।